Welcome back to our YouTube channel as we are providing videos and related content for the class 10th social science, and today we are going to start chapter 2 of civics, and it is federalism for class 10th. Okay, before going to federalism we have to understand that what is federalism. Okay, so it is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म का मतलब है जब पावर केंद्र सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी और उसके डिफरेंट जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है जहाँ से गवर्नेंस किया जाता है, जहाँ से सरकार चलाई जाती है, या हम कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म. सो अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और किसी भी फेडरेशन में, किसी भी कंट्री के फेडरेशन में 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, एंड वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. एक ऐसा फेडरेशन का फर्स्ट फॉर्म जिसमें कि पूरे गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री के लिए होता है, और उसके फ्यू सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, और अदर्स में जो है प्रोविंशियल आपका गवर्नेंस आ जाएगा, या प्रोविंसेस आ जाएंगे, या स्टेट्स आ जाएंगे आपको. और बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यहाँ ध्यान देने के लिए एक बात जो हमारे पास है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस भी कंट्री, जिस भी देश में है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को मानने के लिए राज्य सरकार किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है. उसके अपने पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने पावर्स हैं, दोनों मिल के अपने अपने पावर्स का एक्सरसाइज करते हैं ताकि आराम से सिस्टम को, गवर्नेंस को चलाया जा सके. ओके, देन वी विल सी फॉर द नेक्स्ट दैट फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? फेडरल गवर्नमेंट में जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल्स में पावर को डिवाइड किया जाता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक, ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है. यानी यहाँ पे पावर का पावर जो है डिवाइड वो हुई ही नहीं है. इसका मतलब जब पावर डिवाइड हुई ही नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट है गवर्नेंस की, देन इट इज़ नोन एज यूनिटरी गवर्नमेंट. और फेडरलिज्म में जब पावर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक लेवल्स में डिवाइड होता है तो वो हो जाता है फेडरलिज्म. और फेडरलिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका 2 या 2 से अधिक ऑर्डिनेट्स में, डिविजन्स में डिवाइड होना. ओके, और फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज बोथ हैव द पावर्स एंड दे मे एक्सरसाइज देयर पावर. ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी शक्तियाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और दोनों गवर्नमेंट जो हैं आराम से काम करते हैं, और ये दोनों ही आंसरेबल हैं उस देश की जनता के लिए, उस देश के सिटीजन्स के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म. एक्सक्यूज मी. तो फर्स्ट इसका जो फीचर है वो यही है कि इट हैज़ 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. किसी कंट्री में जो है फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर यही है कि इसमें पावर जो है डिवाइड होता है, और इसमें 2 लेवल्स हो ही जाते हैं, क्योंकि जब पावर डिवाइड होगा तो उसके लिए एक लेवल की तो आपको बेसिक ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पावर डिवाइड किया ही नहीं तो फिर वो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी. अच्छा, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स but each tier of its own jurisdiction and specific matters of legislation, taxation and administration. जितने भी इसमें लेवल्स हैं गवर्नमेंट के गवर्नेंस करने के लिए, वो सेम सिटीजन्स के लिए अप्लाई होते हैं, और इनके अलग अलग जुरिडिक्शंस भी हैं, टैक्सेशन को लेके, लेजिस्लेशन को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके. और jurisdiction of the respective level of the tiers government as specified in the constitution, और कितना किसको पावर मिला है और वो कितने पावर का एक्सरसाइज कर सकता है नहीं, ये हमारे संविधान में बताया गया. ये ऑलरेडी इट हैज़ बीन गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनली, मीन्स हमारे संविधान में इसकी
बात की गई है। ओके, द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरी। किसी भी चीज़ों को चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकते, दोनों का कंसेंट, दोनों की सहमति, दोनों का मत होना जरूरी है। कोर्ट्स हैव द पावर, सुप्रीम कोर्ट एम्पायर कोर्ट की तरीके काम करता है, हम लोगों को पता ही है। तो उसके जितने भी डिसीजंस हैं वो सबको मानने हैं। सपोज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन वो फाइनलाइज होगा एंड वो फाइनल होगा। सोर्स ऑफ इनकम मीन्स अब सरकारों को अपना काम करने के लिए कुछ पैसे की भी ज़रूरत है, तो वो इनकम इन्हें कहाँ से आएगा, इसके लिए भी कुछ मेजर्स किए गए हैं, कुछ प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं और जिसके अकॉर्डिंग कुछ लिस्ट बनाए गए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की, जिसको कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और फिर हम आगे चलते हैं। द फेडरल सिस्टम डज हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। हमें ये याद रखना है कि फेडरल सिस्टम किसी भी कंट्री में उसके दो मेन उद्देश्य हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या? पहला, सेफगार्ड देना। सेफगार्ड का मतलब कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को लेकर डोमिनेट ना कर पाए। और प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री मीन्स सभी लोगों को बराबर इक्वल डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले और सभी लोग आराम से आसानी से रह पाएँ। और सेम टाइम में वो अपने रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ अ डाइवर्स नेशन। एक एक गज मतलब कहावत भी ऐसी कि मतलब जहाँ पे हम लोग जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोस कोस पर पानी बदल जाता है, लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियाँ बदल जाती हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल और कॉलेज से नहीं, फेडरलिज्म के, तो फिर से हम लोग एक बार इसको डिस्कस करें कि फेडरल सिस्टम के 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेफगार्ड देना और लोगों में प्रमोट करना यूनिटी के लिए। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टू रूट्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो इसमें दो आ जाएंगे आपके, एक है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर, जैसा कि इसके नाम से ही इसका मीनिंग आ रहा है, कमिंग टुगेदर का मतलब कम मीन्स आना। तो जब छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स एक बिग यूनिट फॉर्म करने के लिए आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक फेडरेशन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये इनके एग्जाम्पल किस किस कंट्रीज़ में है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में हम देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट होल्डिंग टुगेदर में जब एक लार्ज कंट्री किसी एक बहुत बड़े देश में अच्छे से गवर्नेंस करने के लिए, अच्छे से शासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जब उसे छोटे छोटे सब यूनिट्स में या डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, तो ये इसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग मीन्स एक बड़ा लार्ज यूनिट था, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन वो एक ही देश का पार्ट है, एक ही कंट्री का पार्ट है, जैसा कि आपके इंडिया में होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और स्पेन और बेल्जियम में भी। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि इंडिपेंडेंट के बाद जो इतना ब्लडी पार्टीशन हुआ था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, जो पार्टीशन हुआ है, उसका बेस रिलीजन था, उसका बेस धर्म को बनाया गया था। और अभी तक के पूरे विश्व के इतिहास में इट इज़ द फर्स्ट कम्युनल वायलेंस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एज द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग उसमें रिफ्यूजीज़ बन गए, अपने ही देश में बहुत सारे लोगों के घरों में आग लगा दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए, जिंदा जला दिए गए। बहुत ही पेनफुल स्टोरी है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम लोगों को जल्दी से जो है डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए ही हमारे जो है 2 टियर्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, ताकि यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके, अच्छे से गवर्नमेंट को रन किया जा सके। और इसके लिए 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट या लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत्स के फॉर्म में, और म्यूनिसिपैलिटीज़। इसके बारे में अभी हम लोग आगे और ब्रीफली देखेंगे 3rd लेवल के बारे में। अभी हम आते हैं अपने 3 लिस्ट के पास।
And what are the three lists which has been guaranteed by the constitution to our central government and the state government? Please see. अब ये लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हमारे संविधान में, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी भी एक सब्जेक्ट्स को ओवरलैप करें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमारे संविधान में कुछ सब्जेक्ट्स बना दिए गए जो सब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट्स को डाला गया जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे आपका डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। सपोज डिफेंस को अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिया जाता उनके सब्जेक्ट्स में, तो क्या होता, कोई भी स्टेट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना लेता खुद को, अपने आप को, और डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते। तो इसलिए नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, और इन सब में यूनिफॉर्म पॉलिसी और क्या चेंजेस होने हैं या फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन, और ये सारा डिसाइड जो यूनियन गवर्नमेंट आपका करती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस, ये सब। और अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि दोनों ही लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में भी आते हैं एज वेल एज स्टेट लिस्ट में। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को उठा के डाल दिए गए एजुकेशन में। सपोज़ आप किसी ICSE CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कि किसी स्टेट बोर्ड के भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसका मतलब एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और एज वेल एज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। इसमें मैरिज भी है, एडॉप्शन भी है एंड सक्सेशन भी है। सक्सेशन मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इन 3 लिस्ट के बाद मैं आपको एक लिस्ट और बताना चाहूँगी कि एक लिस्ट जो 4th आपका बच रहा है वो है आपका रेसिड्यूरी लिस्ट। ध्यान रहे, रेसिड्यूरी नाम से ही आ रहा है, रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है, क्योंकि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश में IT के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और इन सब चीज़ों में, कंप्यूटर साइंस वगैरह में इतनी ज़्यादा क्रांति नहीं आई थी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। तो वो सारे सब्जेक्ट जो उस समय छूट गए थे उन सबको उठाकर उन सबको लास्ट लिस्ट में हमारा डाल दिया गया, और जिसे हम रेसिड्यूरी लिस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन इसके लिए मैं आपको बता रही थी, उन सबको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में डाला गया। वो सारे सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जो आज़ादी के बाद और संविधान लिखने के बाद आए, तो उन सबको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में डाल दिया गया। अब हमारे फेडरलिज्म का मेन फीचर्स क्या क्या हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो रोल इसमें आपका स्पेशल पावर है स्टेट्स को, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप अच्छी है, और जुडिशरी का भी अपना एक रोल है। अच्छा, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है इंडिया में, तो इसके लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स है। लिंग्विस्ट पर्सन होने का मतलब जिसको 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो। तो पहले के हमारे जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ऐसा लगता था कि, या फिर हमारे जो स्थानीय निवासी थे उनको ऐसा लगता था कि लैंग्वेज के बिहाफ पे स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, जबकि कुछ लोग जस्ट इसके अपोजिट, उनका मानना था कि भाषा को आधार बना के राज्यों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता था, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, भाषा को आधार बना के राज्यों का निर्माण करना चाहिए, इससे एकता बढ़ेगी। तो हम लोग देखते हैं कि आज भी हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट उनके अपने ओन रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जिसके कारण आज तक जो है कोई भी एक जो है हमारे कंट्री में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे पूरे इंडिया में आज तक किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। ये बात आपको याद रखनी। हिंदी इज़ ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, because Hindi in India is going to be spoken by the only 40% of the total population. एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं फेडरलिज्म में, और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फाइनल डिसीजन है उसको फाइनल माना जाएगा। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हमने देखा कि कैसे इंडिया के स्टेट्स में लैंग्वेज को बेस बनाकर उसको जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम चलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, हम लोगों ने देखा। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम लोगों को एक और चीज़ देखने की है कि सपोज़ कोई भी पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। सपोज़ किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो वो क्या करते हैं,
आपस की सहमति से एक अलायंस बनाते हैं जिसको कि समझौता कह सकते हैं, और फिर एक कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार बनाते हैं, और उसमें से फिर वो एक क्लियर करते हैं कि कौन उनका अपना एक लीडर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का जैसे मतलब निकल रहा है कि किसी भी चीज़ का एक ही जगह में उसका केंद्रीकरण होना। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स स्कैटर फॉर्म में उसका विकेंद्रित होना। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का मतलब है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का दूसरा घनी आबादी और जनसंख्या वाला देश है, जिसके कारण इनके सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे ही शॉर्ट आउट करने के लिए हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसका नाम ही है लोकल, मीन्स आपके आसपास की ही गवर्नमेंट है ये सेल्फ, जो कि हम लोगों ने खुद से इसको फॉर्म किया है और इसको रन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट मीन्स सरकार। तो when the power is taken away from the central and state governments and given to the local government it is called decentralization। ध्यान दीजिए, अभी आपने 3 फॉर्म्स देख लिए गवर्नमेंट के। एक आपने देखा यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड आपका डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर डिवाइड नहीं हो रहा था, सिर्फ सिंगल हैंड में था। फेडरलिज्म में उसमें 2 में डिवाइड हुए या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपका थर्ड में आ गया लोकल गवर्नमेंट। बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन का ये है कि यहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं लोकल लेवल पे, तो डायरेक्ट कोई भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे घर आके हमारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जो हमारे आसपास जो हमारे लोकल एरियाज़ में जो भी लोग हैं जो उसको बिलोंग करते हैं वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हमारे 2 पार्टीशन हैं। इसके 2 पार्ट हैं, अर्बन एंड रूरल। अर्बन में आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाएंगी, आपके सिटी का हेड आ जाएगा जो कि मेयर होगा आपका, और इधर आपके अर्बन एरियाज़ में आ जाएंगे पंचायती राज सिस्टम, जिसमें आपके ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था कि आज़ादी के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र ना हो, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थे। तो इसलिए 1992 में जो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को, और इसके लिए क्या किया गया कि रेगुलर इलेक्शंस कराने पे जोर दिया गया। सीट्स रिजर्व किए गए किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 1/3 जो है रिज़र्व किए गए सीट्स वुमेन के लिए, ताकि महिलाओं को भी इसमें आने और जुड़ने का मौका मिले। और अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी, वो नहीं जुड़ेंगे इससे, तो फिर वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे। फिर और हमें ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन मीन्स जो आम सभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं वो भी 5 साल के अंतराल पे होते हैं, और आपके स्टेट इलेक्शन वो भी 5 साल के अंतराल पर होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो हमारे स्टेट इलेक्शंस होते हैं उनमें हम अपने मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को चुनते हैं, और लोकसभा के चुनावों में हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पर। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर रेवेन्यू। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिस पे वो रेवेन्यू या लॉ या बिल बना सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स और कुछ इसके फंड्स रेवेन्यू जो है शेयर करने के लिए कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इंडिया, इसका कैसा स्ट्रक्चर है? रूरल लोकल लेवल पे बहुत सारे गाँव का समूह, ग्रुप ऑफ विलेज, वो क्या बनाते हैं? वो बनाएंगे आपके ग्राम पंचायत। ग्रुप ऑफ विलेज क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। और बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके आपके बनाएंगे पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल। ये 3 ही नाम है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गांव मिलके बनाएंगे ग्राम पंचायत, और उन ग्राम पंचायत का जो ग्रुप है, उनका जो समूह है, वो मिलके बनाएगा आपका पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। और अब ये ब्लॉक और मंडल का जो समूह है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे समझिए,
वो बनाएंगे आपके ज़िला परिषद, और इनके भी रेगुलर इलेक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम लोग इनको चुन सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो। और एक जरूरी चीज़ मैं आप जो यहाँ पर बच्चों को बताना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को, वो ये कि इसके साथ ही आप NCERT बुक को ज़रूर पढ़ें, चैप्टर को और अच्छे से जो है क्लियर करने के लिए। और कोई भी सजेशंस जो आपके पास हों वो आप मुझे दे सकते हैं ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव करूं इसमें। अभी तक के मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।